विजयनगर एम्पायर। अभी तक जो पढ़ाया मैंने रेगुलर मेरे क्लासेस में यूनिवर्सिटी जो है वो रेगुलर अंडरस्टैंडिंग आई कुछ हिस्ट्री के लिए। और कभी सोचा भी कीजिए कि साम्राज्य वंदना बिगड़ना उनकी एक प्रक्रिया एंशियंट हिस्ट्री से अगर उनके इतिहास पढ़ा हुआ यहाँ तक पहुँची तो उसमें कई बार साम्राज्य बने और फिर साम्राज्य टूटे, फिर साम्राज्य बने, फिर साम्राज्य। प्रक्रिया है ये, कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस को। अब पढ़ के सीखा गया कि किस वजह से साम्राज्य बनते हैं और कौन से कारण होते हैं जिनके वजह से साम्राज्य टूटते हैं, और ऐसे कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए कि जिससे अब कोई सिस्टम बनाया जाए और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग साम्राज्य चले। लोग बदलते हैं लेकिन साम्राज्य बना रहे, यानी कि सत्ता में परिवर्तन। जो आप वर्तमान समय में आप यही देख रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन साम्राज्य क्या है, स्टैंड कर रहा है, यानी कि व्यवस्था ऐसी बनाती है। तो यही कहते हैं क्रमिक विकास। इतिहास पढ़ना मतलब है कि आप ये सीखें कि यही मानव था जो पत्थर तोड़ रहा था और वही मानव है जिसने परमाणु बम बना दिया। तो मानव के मस्तिष्क का विकास का क्रमिक अध्ययन आप कि किस किस क्रम में मानव ने अपना मस्तिष्क का उसने अपने विकास किया। इतिहास पढ़ के आपको ये सीखना, ठीक है। तो क्रमिक विकास में आपका संस्कृति भी आ जाएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन आएगा, सामाजिक परिवर्तन आएगा, तो राजनीतिक परिवर्तन आएगा नहीं है। तो अब इसी को आपको सीखना है। अब राजनीतिक परिवर्तन कहाँ, आप एशियन हिस्ट्री पढ़िए तो क्या राजनीतिक परिवर्तन छोटे छोटे गणराज्यों मेडवल में आ जाइए तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल पावर आ रही, साम्राज्य आ रहा, बड़ा सेना आ रही है। और आधुनिक में आ जाइए, वर्तमान समय में आ जाइए तो अभी भी साम्राज्य है, अभी भी राज्य। देश क्या है, इतना बड़ा, इतना बड़ा राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र का पतन नहीं हो रहा, सत्ता में परिवर्तन होता रहता है और राष्ट्र स्टेबल। और ये जो व्यवस्था बना दिया मनुष्य ने, तो वो जितनी पहले डिमेरिट्स थी उन डिमेरिट्स को दूर करते गए और एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि जिसमें राष्ट्र रहेगा, सत्ता में परिवर्तन होगा और राष्ट्र रहेगा। राष्ट्र ये नहीं कि आज बंगाल विद्रोह करके अब एक अलग राज्य देश बन गया, बहुत मुश्किल का काम। ऐसी व्यवस्था होती है। या उत्तर प्रदेश कहते कि आप राज्यपाल पद भेजिए हमारे, हम स्वतंत्र रहें। लेकिन मुगल साम्राज्य तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन आज नहीं है। उसी डेवलपमेंट को आप वो डेवलपमेंट कैसे हुआ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो सिस्टम कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे, लेटर मुगल खत्म हुआ। ये दो साम्राज्य हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ये 1336 मान लीजिए इसकी स्थापना की हरियर और हुक्का ने, दो भाइयों ने। हालांकि संगम के पिता का नाम था, 5 भाई थे लेकिन 2 भाई। अब उसको पहले मैप के थ्रू समझे कि लोकेटेड कहाँ पर है, मैप के थ्रू समझेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ पर है। तो हम चलेंगे दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत में अभी हमने आपको चोल और राष्ट्रकूटों का संघर्ष मैंने पढ़ाया है, तो मैंने चोल आपको पढ़ाया और नदी बताई थी कि नर्मदा नदी थी, इधर राष्ट्रकूट और इधर चोल, उसकी लड़ाई हुई थी। अब यहाँ पर क्या है कि हम दक्षिण भारत में आएंगे दक्षिण भारत में आएंगे तो ऊपर का जो पोर्शन है नर्मदा से
से लेकर यहाँ पर ये यहाँ पर जो साम्राज्य कायम हुआ उसको बोलेंगे बहमनी। और यहाँ पर जो साम्राज्य कायम हुआ उसको बोलेंगे। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी अगर हमने पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में बात करें तो यहाँ पर देवगिरी था, और यहाँ पर वारंगल था, यहाँ पर द्वार समुद्र था या होशोर कह सकते हैं, और यहाँ पर पहाड़ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हराया और इनसे टैक्स वसूल किया। यानी कि पहला अगर कोई सुल्तान था जिसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ रुख किया था तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको जीता, अपनी अधीनता स्वीकार की, लेकिन इनको अपने साम्राज्य में नहीं मिला। अलाउद्दीन की डेथ हो गई 1316 में। फिर नेक्स्ट जो आया गियासुद्दीन तुगलक जो आया था 1320 से 1325 से, तो गियासुद्दीन तुगलक ने तो सेना भेजी। उस सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था मोहम्मद, नाम उसका उलूग खान था। उलूग खान का जब उलूग खान उसका नाम था, लेकिन जब वो शासक बना तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम उसका उलूग था। और वो तो उसी ने बनवाया भी था, ऐसा इतिहास में कि अपने पिता की भी हत्या उसी ने की। उसमें कई मतलब इतिहासकारों में कई मत हैं, लेकिन इस मत को मैक्सिमम लोग मान रहे हैं तो ये मतलब दोषी अपने पिता की हत्या। तो जब वो अपने उसके पिता ने उसको मैक्सिमम टाइम वो दक्षिण भारत गया, दक्षिण में ऊपर उत्तर है दक्षिण भारत, और इसी को बनाया देवगिरी, और यहीं से उसने अटैक किया। और दक्षिण का केंद्र बनाया देवगिरी। आपको पता है कि देवगिरी को भी उसने कैपिटल बनाई थी। कैपिटल क्यों बनाई थी? क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब गियासुद्दीन तुगलक था किंग, तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड कहाँ पे किया? दक्षिण भारत में। और उसको लगता था कि वो दक्षिण भारत को विन किया उसने 1325 में गद्दी को बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, और 1351 तक 51, इसमें 1336 तक की मान के चलिए, ये जो 10 साल का पीरियड है, 9 साल का पीरियड है, 10 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड में इस पूरे साम्राज्य को उसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और अपने अधिकारी अपॉइंट किए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया नहीं था, बल्कि उसने उनसे टैक्स वसूल किया था सिर्फ, लेकिन इन्होंने उसको दिल्ली साम्राज्य में मिला दिया और अपने अधिकारी अपॉइंट कर दिए। लेकिन जैसे ही बताते हैं कि मोहम्मद तुगलक वापस हुआ था, वैसे यहाँ पर उसके अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू हुआ, विद्रोह शुरू हुआ, और उन विद्रोहों का ही परिणाम था कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उन विद्रोहों का ही परिणाम, और 1347 में या 48 में बहमनी साम्राज्य। यानी कि कब तक आप पढ़ें तो तुगलक, अगर आप किसी जाने रहिए कि तुगलक वंश अगर सबसे बड़ा अगर था, तो मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा, लेकिन कब तक था ये आप जानना चाहिए कि 1325 से 1336 तक। तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गया, और 10 साल के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। अंडरस्टैंड? अब देखिए अभी इस समय आप पूरे भारत को देखिए, हम 1347 पर हैं। अभी भारत पर कोई भी यूरोपीय कंपनियां भारत से व्यापार करने नहीं है।
अभी जो भी व्यापार हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये दूध के माध्यम से अरब और भारत से हो रहा है। यानी कि आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो यात्री आए भारत में कह सकते हैं या कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य में आपको याद कैसे हो, कि आप सिर्फ नाम देख लें और जान जाएं कि कब आया होगा। तो उसका क्लू है, जो पढ़ के लोग कहते हैं निचोड़ा जाता है, उसका क्लू है कि आप हमेशा पीरियड याद रखेंगे। 1498 में आए पुर्तगाल, वो भी यहाँ आए केरल इधर कालीकट पर, और उसके बाद से इन्होंने अपना विस्तार शुरू किया। तो अच्छा ये आएंगे, उसके बाद ही ये ट्रेवलर्स जो आएंगे, यात्री आएंगे, तो वो 1498 के बाद ही आएंगे, उससे पहले आएंगे तो कौन आएगा, तो या तो भारत से आएगा, अरब से आएगा, या तो अरब से आएगा, या तो इसको नोट करिएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सिविल सर्विसेज भी मान के चलिए आप BCS का एग्जाम देने जाएंगे और IAS का एग्जाम देने जाएंगे, प्री में जितने ट्रेवलर्स आए हैं उनके कोटेशन लेकर पूछे जाते हैं किस संबंध में उन्होंने ये बयान दिया है। तो आपको पता रहेगा कि हरिहर और बुक्का ने स्थापना की, फिर हरिहर प्रथम और फिर बुक्का द्वितीय और फिर देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय जो शासक हुए हैं, तो उनके पीरियड में पुर्तगाली ट्रेवलर आ ही नहीं सकते, क्योंकि पुर्तगाली आएगा 1498 के बाद, और ये कब तक शासक रहे, 1498 से 75। अंडरस्टैंड। तो उनके समय में आएंगे एक बहुत मशहूर शासक था अब्दुल रज्जाक। आप लोगों में तैयारी करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो अब्दुल रज्जाक का बहुत बात पूछा जाता है कि उसने विजयनगर साम्राज्य का के बारे में क्या लिखा आपने किताब, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तो आपको पता रहेगा कि देवराय प्रथम की शासनकाल, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जब देता है वो नाम लिख के देता है राइटर्स का, ट्रेवलर्स का, और इधर कोटेशन दे देता, कहता मिलाइए कि किसके संबंध में, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा फट से मिला देगा, और जो सिर्फ याद करके जाएगा उसे पढ़ता रहेगा और तुक्का लगाएगा। क्लू होगा ना चीज़ का, ये तो हो ही नहीं सकता, वो कैसे होगा जब आपकी जानकारी बिल्कुल है। तो ये आपको अपने नोट नहीं है, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए अपने नोट कि इससे 1498 में पुर्तगाली आए थे, इससे पहले जितने भी जो भी व्यापार होगा वो इस अरब से होगा, इराक से होगा, तो ईरान से होगा, तो वो इसी रास्ते से आएंगे, चाहे इधर आएंगे चाहे उत्तर भारत में आएंगे। और जब यूरोपीय आ जाएंगे तब वो इसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन अपनी किताबों में देंगे। तो 1400 इटली के यात्री, पुर्तगाली यात्री जितने भी आएंगे वो इसके बारे में, इसको नोट करिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंफ्यूजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था, उसी समय हरिहर और बुक्का को यहाँ से अरेस्ट करके भेजा 1323 में, 1323, और ले जाके दिल्ली में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करने के बाद इनको इस्लाम धर्म में करना, और उसके बाद इस्लाम धर्म में जब खूब ठीक बना, और उसके बाद दक्षिण भारत में जो विद्रोह हो रहे थे तो इसको वहाँ से भेजा कि जाओ और उन विद्रोहों को आप दबाइए। ये लोग दिल्ली से वहाँ से आए थे और दक्षिण भारत के विद्रोहों को उनकी हम दबाएँ, लेकिन यहाँ आने के बाद इनके गुरु थे, विद्याधर नाम था, तो उन्होंने इनको मतलब मुसलमान से फिर से हिंदू बनाया, और हिंदू बनाने के बाद इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर। गुरु का नाम पूछता है कि किस गुरु ने इनको मुसलमान से फिर हिंदू धर्म में परिवर्तित किया, तो उसका नाम है विद्याधर। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अब आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है, ये तो समझ गए ना। अच्छा, दो चीजें देखो, जहाँ समझ गए वहाँ तो पढ़ने में बड़ा मजा है, ये चीज समझ लगे।
पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। लड़ाई हो क्यों ना, झगड़ा हो क्यों ना, तो ये तो पता ही आपको नर्मदा आए तो इसका हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कावेरी है और तुंगभद्रा है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रायचूर दोआब, ठीक है। दोआब जो है वो अरबी शब्द है, तो ध्यान रखिए। और उसको मतलब फर्टाइल लैंड जानते हैं। और ये आपने पढ़ा भी था अभी, लेकिन आपने यहाँ पढ़ा था क्योंकि यहाँ चोट थे पूरा और इसके ऊपर राष्ट्र। इससे पहले जब आप पढ़ रहे थे तो संघर्ष था। अब ऊपर जो ऊपर कौन है, बहमनी, और नीचे कौन है, विजयनगर। तो विजयनगर में भी यहाँ पर पांड्य राज है। पांड्य राज एक सल्तनत थी, मुस्लिम सल्तनत, ठीक है। और इधर वारंगल था, इधर उड़ीसा है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी बहमनी साम्राज्य की स्थापना तो 1347 में हो गई और इसकी स्थापना तो 1336 में ही हो गई। तो इसके और इसके बीच में 10 साल का गए। तो अभी विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा आपको दिख रहा है, तो आपको ये देखना है कितना बड़ा हुआ कैसे। यानी कि जो और छोटे छोटे राज थे उनको हरिहर ने, बुक्का ने, या फिर हरिहर प्रथम ने, या उसके बाद जो शासक हुए देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय, उसके बाद जो शासक हुए, तो मैक्सिमम हरिहर प्रथम और हरिहर द्वितीय, उनके पीरियड में इन सबको इन्होंने पराजित करके बड़ा विजयनगर साम्राज्य। ये आपको पहले फर्स्ट स्टेज में जो विजयनगर स्थापित होगा वो छोटा होगा और भी राज्य हैं तो उनको पराजित करेगा, तब तो पूरा विजयनगर साम्राज्य होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसको समाप्त करने में करीब 10 साल, और उसके बाद उसके अपोजिट में जो इधर तैयार हुआ बहमनी साम्राज्य, मुस्लिम शासन अब ये मुस्लिम शासन चाहता है कि इसको हम कब्जे में करें और ये चाहते हैं कि इसको हम कब्जे में। इसीलिए ये लड़ाई जो होती है कभी इनके कब्जे में जाता है देश, कभी इनके कब्जे में, और ये लड़ाई आखिर में जाके खत्म होती है 1562 में। एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं तालीकोटा का। और तालीकोटा का युद्ध बता रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने दें। तो तालीकोटा का युद्ध में जब ये पराजित हो जाते हैं विजयनगर साम्राज्य, वही विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। फिर आप नए राज्य आएंगे अंग्रेज में, तो मैसूर वगैरह, मैसूर राज्य का उदय हुआ, नए राज्य बनेंगे। तो अब विजयनगर साम्राज्य में मतलब विजयनगर साम्राज्य आपका जो चलेगा वो 1336 से 1562 तक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है, ये इससे पहले तो मैंने बताया ये चीज़ अंडरस्टैंड हुआ कि झगड़ा किस लिए हो रहा है, रायचूर तो आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल कन्फ्लिक्ट है कि हमारा हमने जो बेलमा और चेट्टियार है हमारे ऊपर, आंध्र प्रदेश आंध्र नदी के नदी, वो बहमनी से मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमको अपने साम्राज्य को एक्सपेंशन में। नीचे पांड्य है, पांड्य में मुस्लिम ऑलरेडी उधर है, उनको हमें डिस्ट्रॉय करना, तो हमको बड़ा साम्राज्य। इधर जमोरी में कालीकट में, तो जमोरी को हमने पराजित किया और उसको मिलाया नहीं विजयनगर साम्राज्य, बल्कि उसको अपना ट्रिब्यूटरी बना दिया कि हमको आप टैक्स दो। आपने सुना है कहाँ पर आया, मुझे यही तो मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आगे भी हम पढ़ रहे हैं 1336 से लेकर और पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के एक्सटेंशन, और यहाँ पर भी जमोरी का उल्लेख करके रखा है। और जब जमोरी में कब पढ़ते हैं 1498 में हमने पढ़ा है कि जब वास्को डी गामा आता है तो कालीकट पर जो है उसका किंग है जमोरी में। जमोरी में होता है कि कोई पद हो, नाम ना हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया, ये ध्यान रखिए, इसको आप ध्यान रखें। सबसे पहले जो शासन किया उसको बोलते हैं संगम।
सुलभ होता है, दुर्लभ, फिर ये वंश कैसे बदलते हैं, ये भी जानते हैं। ये कोई अलग नहीं थे, ये सब एक ही थे, लेकिन अब पता कि कोई मेरे भाई का बेटा है वो शासन करने लगा, उनके भाई का भतीजा है वो शासन करने लगा। जैसे जब एक सिस्टम चलता है, एक क्लैन चलता है, जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल जैसे आपके पिताजी 2-3 भाई, तो पिताजी की एक अलग क्लैन चलेगी और आपके चाचा की दूसरी क्लैन चलेगी, और एक ही माता पिता के 4 बच्चे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सबको चारों की लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। वही सिस्टम, ठीक है, इस वजह से सब अलग अलग होते हैं। तो ये यहाँ से लेकर 1336 से लेकर और ये तो चलेगा, लेकिन 1562 मान लीजिए आप कि जो तालीकोटा का युद्ध है उसमें पराजित हो जाएंगे और उस पर साम्राज्य का जो विजयनगर साम्राज्य उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट पड़ना है, ठीक है। और ये इस पूरे पीरियड में जो संघर्ष होता है विजयनगर का, वो किससे होता है, बहमनी से। थोड़ा सा बहमनी के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं, बहमनी के बारे में बहमनी जो साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य का तो विखंडन है, बहमनी साम्राज्य का भी विखंडन हुआ है। क्यों विखंडन हुआ है ये भी जान लीजिए। विखंडन ये हुआ है कि यहाँ से यहाँ जो ये भी यही एरिया कौन था, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र, और यहाँ पर जो आते थे वो बाहर से मुसलमान आते व्यापार करते। यही बम्बई में है आपका वर्तमान समय में, आप उसको इतिहास पढ़ेंगे तब जाते हैं मैक्सिमम मुस्लिम कहाँ पहले चले जाओ बम्बई, मैक्सिमम व्यापारी कौन है, मैक्सिमम पैसा किसके पास, मुसलमानों के पास, चले जाओ बम्बई, जो चाहते हैं वही होता है। देखिए जब से ये सरकार बनी है तब तक देखिए बॉलीवुड बहुत कमजोर हो गया है। सरकार जब से बनी है 2014 के बाद से, 2014 से पहले बॉलीवुड कितना जब दिखाता था वही लोग देखते थे, वही लोग सीखते थे। 2014 के बाद से बॉलीवुड में पैसा किसका लगता था, जिसके पास पैसा होता था, और जिसका पैसा लगता था उसी तरह की मूवी बनती थी, उसी तरह की मूवी दिखाई जाती थी। हम देखते थे तो वही चीज़ सीखते थे, अंडरस्टैंड, जो देखेंगे वही ना। तो मेरा दिमाग इतना मैच्योर है, जैसे मेरे बच्चे मुझसे डिस्कस करते हैं, हमने किताब में लिखा है वो सही है कि गलत है। जब तुम्हारा दिमाग इस लेवल में पहुँच जाएगा तुम्हें फैसला कर सको कि किताब में जो लिखा है वो सही है या, तब तुम कुछ कर पाओगे। तुम कॉमन पीपल, सिनेमा में से दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है, या रील में जो दिखाया जा रहा है मोबाइल में वो सही है या गलत है, जब तुम उसका निर्णय लेने की तुम्हारे क्षमता पैदा हो जाए तब तुम डिफरेंट हो, वरना तो तुम कॉमन पीपल हो। वो जो दिखा रहा है वही बच्चे सीख रहे हैं, तो वही सच मान लो, सच तो होना चाहिए, अंडरस्टैंड। ये निचोड़ है, नींबू क्या है, अपनी पढ़ाई जो सीधे सबसे सीखे तो बहुत ऊपर, किताब से भी ऊपर वो आपके यहाँ। तो यहाँ पर जो मामला था, मामला नहीं था कि यहाँ नेटिव जो मुसलमान है और एक बाहर से जो मुसलमान है, इनके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। नेटिव का मतलब जो यहाँ रहते बहुत दिनों से रह रहे हैं तो नेटिव मुसलमान होंगे, और जो बाहर से आते थे उनको आफाकी कहते हैं, आफाकी। और वो आके नए बिजनेसमैन बन जाते हैं। बट जो वीजा पासपोर्ट तो लगता नहीं था, कोई गवर्नमेंट का परमिशन तो लेना नहीं पड़ता था, आए बस के व्यापार करते करते। तो उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट, उस कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट था कि जो बहमनी सम्राट एक था वो दूसरों के लिए डेट होती है 1482 के बाद। 1482 के बाद जो एक बहमनी साम्राज्य कब स्थापना हुई है, बहमनी साम्राज्य 1347 में।
एक बहमनी साम्राज्य था, ये 5 भागों में बट गया। बस इतना आप बताएं, 5 भागों में बट गया 1482 के बाद। क्योंकि 1482 का जो किंग था वो किंग कमजोर था, लेकिन किंग का जो वजीर था जिसका नाम था महमूद गवा, महमूद गवा का नाम सुना होगा। तो महमूद गवा बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत स्मार्ट वजीर था, और जिसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पास कैप्चर कर रखा था। सब कुछ बहुत सिस्टम अच्छे चल रहा था, लेकिन अब वो नेटिव मुसलमान और अफाकी मुसलमान के झगड़े में उसको सुल्तान ने फांसी पे चढ़ा दिया, और 1481 में उसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो महमूद गवा की जैसे डेथ हुई, फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो उसके बाद से कोई सुल्तान के अंदर कैपेसिटी थी नहीं, मोहम्मद साहब के नाम कि वो पूरे साम्राज्य को हैंडल कर सके। तो जो जैसे मुगल साम्राज्य इंडिपेंडेंट होते चले गए, वैसे यहाँ पर भी अलग अलग भागों में बट कर अलग अलग प्रांत थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। कौन कौन से थे तो आप पढ़ेंगे, इस एरिया को बोलते हैं बीजा, बीच में है बीदर, इस एरिया को बोलते हैं गोलकुंडा, और इस एरिया को बोलते हैं अहमदनगर, और इस एरिया को बोलते हैं बरार। ये 5 भागों का इसको कब की बात कर रहा है, 1482, यानी कि बहमनी सल्तनत। और आप जानते हैं कि कैसे होता, नेटिव मुसलमान और एक विदेशी मुसलमान आसाम, उनके संघर्ष में वो भारत फांसी में चला दिया गया। किंग मजबूत था और सब इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसीलिए आप अब देखो, तुमको पहले औरंगजेब पढ़ाया है, ये पहले मुगलों ने इन सबको जीत लिया, जहांगीर तक का मामला मैंने बताया था। इसको नहीं जीत पाया था, इसको किसने जीता, औरंगजेब 1686-1687 मुगल। तब भी ये जो पोर्शन था कि कभी भी मुगलों के अधीन अंदर यहाँ तक बना। महमूद गवा बहमनी साम्राज्य का वजीर 1481। तो ठीक है, वो हम फिर से बताएंगे। अब ये समझ गए। अब जो भी झगड़ा होगा, यानी कि 1481 से पहले जो भी झगड़ा होगा वो बीजापुर, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, ये अब अलग अलग झगड़ा। इसके बाद 1482 के बाद से जो विजयनगर सल्तनत होगी, और यहाँ सब अलग अलग किंग होंगे, इनका अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग जैसे कि तुमको हम पढ़ाएं उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री थी, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, सब मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव थे, मायावती थी। सबका अलग इतिहास है ना, कि वो 5 साल अगर शासन की तो उन्होंने कौन सा कानून बनाया कि जिससे जनता को फायदा मिला, उन्होंने कौन सा एग्रीकल्चर या आर्किटेक्चर डेवलपमेंट किया, ये यादव का टाइम पढ़ेंगे। तो अलग अलग मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो अलग अलग कल्चरल डेवलपमेंट है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर डिफरेंट, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे किस किंग ने क्या बनवाया था, कब बनवाया, तो वो बच्चा वही जवाब दे पाएगा इसका कॉन्सेप्ट। और जारी नहीं लाया तो आप लोग को खुद जाएंगे। अब एक स्टेट के बारे में अलग अलग सेपरेट किंग्स के नाम और उसके संबंध में क्या डेवलपमेंट हुआ, उसको नोट डाउन। इसी से एक सवाल पूछता है, ये बहुत वाइड सिलेबस, अब तो बहुत वाइड हो गया। कहाँ से ऐसी विजयनगर से भी पिछले साल IAS का मैं सवाल है, जो मेरी किताब में पूछा था कि किस यात्री ने वर्णन किया नाम IAS पूरी करेगा, मैंने इसकी बताई। अब आप लोग जब नोट बनाएगा थोड़ा बस वही है कि भाई पढ़ते समय जैसे आप एम तो नहीं कर रहे हैं ना, मुझे जो कर रहे हैं पास हो जाना थोड़ा, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उत्तर आपको फिर वहाँ पर अपने मन से देना है, याद करके नहीं दे पाएंगे कभी भी।
कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा वैसे आप जानेंगे इसका उत्तर वही होगा इसके अलावा। तो ये तुम्हारा ये भूमिका है विजयनगर साम्राज्य और बंगाली साम्राज्य का। आप डिटेल में चलते ठीक है। अभियंता, अभियंता को क्या बोलते हैं? इंजीनियर। अभियंता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अभियंता? इंजीनियर। अरे बोलो भैया इंजीनियर। अभियंता, अभियंता एवं पुराविद। पुराविद का मतलब आर्कियोलॉजिस्ट और अभियंता का मतलब इंजीनियर। इंजीनियर एवं पुराविद, पुराविद इंजीनियर, अभियंता एवं पुराविद कर्नल, कर्नल कॉलिंग, कर्नल कॉलिंग, कॉलिंग कर्नल लिखा, कर्नल कॉलिंग। मैकेंजी, मैकेंजी ने ही सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में हम्पी के, हम्पी इज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, हम्पी के भग्नावशेषों को खोजा। भग्नावशेषों, जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तो टूट जाती है तो क्या मिलता है? अवशेष भी मिलते हैं, वही भग्नावशेष बोलते हैं। भग्नावशेषों को खोजा। 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में JF फ्लीट ने मंदिर की दीवारों के अभिलेखों, JF फ्लीट ने मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन किया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय तथा 1986 में यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया। यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया। ठीक है।
यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया, इसका मतलब समझ रहे? यूनेस्को जानते क्या होता है? कौन बताए? यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशोलॉजिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व की जो महत्वपूर्ण धरोहरें हेरिटेज हैं उनको बचाना, जैसे आपका ताजमहल, आपका अभी कई चीजें हैं भारत में, उसको यूनेस्को ने इसको कंजर्वेशन उसका करने का निर्णय लिया। कई मंदिर हैं, उस पर महल का है, दक्षिण भारत में कई मंदिर जो बनाए गए, उसमें जब हम्पी को जब देखा तो बोले पहले राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, और उसके बाद में इतना इम्पोर्टेंट है विश्व के लिए कि कोई सभ्यता और संस्कृति यहाँ पे थी और विकसित जो समाप्त हो तो उसको संरक्षित करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति का बहुत महत्व होता है। हम लोग नहीं समझते, लेकिन एक समय आता है ऐसे जीवन में कि आदमी की पहचान उसी सभ्यता और संस्कृति, और लोग उसी सभ्यता और संस्कृति को ही मिटा देंगे। जैसे मैंने भारत की सभ्यता संस्कृति मिट रही, कभी जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत की सभ्यता संस्कृति कुछ और, लेकिन उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति यहाँ पर अप्लाई करनी थी, तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था सब में परिवर्तन किया। जैसे शिक्षा में परिवर्तन किया, जो नई पीढ़ी आई वो नई विचार लेकर आई, और उनके जो भी प्रोडक्ट थे वो सारे प्रोडक्ट और इस्तेमाल। तो जो संस्कृति में परिवर्तन है, जैसे वर्तमान समय में आप देखिए संस्कृति में, और संस्कृति में परिवर्तन आने का मतलब क्या हुआ कि रहन सहन, खान पान और वेश, ये तीनों आपके बदल गए नहीं बदल गए? तो क्यों बदले, कैसे बदले, इसको सोचिए। और देश क्यों चाहता है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को हम बनाए रखें, कि हमारी पहचान क्या होती है? हमारी सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन लग गया तो कहता है पूरा विश्व एक गांव है और सब एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी बात कि जो विचार प्रगतिहीन हो उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो विचार प्रगतिशील हो उनको स्वीकार करना चाहिए। नहीं पॉलिटिक्स का जब आप दिमाग लगाएंगे तो आप प्रगतिहीन जो चीज़ें होंगी उससे आप दूर हट जाएंगे, और जो प्रगतिशील होगा जिसमें आपका डेवलपमेंट होगा उन चीज़ों को आप स्वीकार करेंगे। अंडरस्टैंड? तब आपकी सभ्यता संस्कृति को फेस वरना खत्म हो जाए। आज लड़ाई यही हो रहा है, सभ्यता संस्कृति की लड़ाई। ईरान में देखा एक लड़की पैची हुई है और सब हिजाब लगा के कह रही कि नहीं हमको फ्रीडम चाहिए, मैं कहा दिया आपका वाहन की मत बाल खुले बोल कर चले और बाहर के या बात छिपा के नहीं चली, वहाँ की सरकार के लिए नहीं, उनको यहाँ की जो संस्कृति उसका पालन आपस में उसको जो मदद कर रहा है समझ में आएगा मेरी बात। यहाँ पे लिखा तो फिर एक है रॉबर्ट सेवल, इनको आर सेवल कहते हैं, रॉबर्ट सेवल प्रथम आधुनिक इतिहासकार थे, जिन्होंने 1901 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत इतिहास, विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत इतिहास ए फॉरगॉटन एम्पायर, विस्तृत इतिहास ए फॉरगॉटन एम्पायर, ए फॉरगॉटन एम्पायर। आपसे किताब का नाम पूछ लिया जाए किसने लिखा है, ए फॉरगॉटन एम्पायर का मतलब क्या हो गया? फॉरगॉटन मतलब क्या होता है? भूल जाइए उसको। विस्मृत साम्राज्य, हिंदी में कहते
विस्मिल साम्राज्य, उन्होंने किताब लिखी 1901 में। और उस किताब में उन्होंने लिखा क्या, उनके अनुसार संसार के इतिहास में कभी भी संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया, जैसा विजयनगर का। बस ये यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। आपका जनरल नॉलेज भी हो गया, कब घोषित किया यूनेस्को ने 86, भारत ने कब घोषित किया 76, इक्वाडोरियन एम्पायर R7 ने लिखा था 1901 में। सबसे पहले किसने इसके बारे में पता लगाया, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में पता लगाया। ठीक है, यानी कि एक बहुत विकसित सभ्यता संस्कृति थी विजयनगर, और वो सहसा समाप्त हो गई, यानी कि 200 साल तक चली और उसके बाद वो समाप्त हो गई। सोचिए ये चीज़, उससे पहले जो मैंने आपको चोर साम्राज्य पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया था कि तंजौर में एक मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम या बोल रहा। सोचिए वो मंदिर अभी भी स्टैब्लिश, यानी कि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो उस समय वो मंदिर तंजौर में तमिलनाडु में बन चुका। उस मंदिर के टक्कर भी कई मंदिर देवराय द्वितीय और कृष्णदेवराय। सबसे इसमें कुछ शासक के नाम इम्पोर्टेंट है, वो बता रहे हैं आपको कि देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, और उसमें कृष्णदेवराय, उसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना है। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मुगल बाबर को पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था बाबर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत में 2 हिंदू शक्तिशाली शासक थे। एक तो उसके बारे में बताया राणा सांगा, दूसरा कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 तक। तो ये वही कृष्णदेवराय है विजयनगर, शक्तिशाली शासक। और इसके समय में कल्चरल और आर्किटेक्चर दोनों डेवलपमेंट, यानी कि प्रॉस्पेरिटी थी तभी डेवलपमेंट हो। किसी भी परिवार, कोई भी फैमिली है, तो उसके घर की स्थिति कब बदलती है, जब उनके पास प्रॉस्पेरिटी आती, समृद्धता आती तो उसकी वेशभूषा बदल जाता है, उसका खाना बदल जाता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाता है। ऐसे किसी राज्य का है, किसी देश का है, जैसे भूटान गणित देश है, नेपाल गणित देश है, देश की बात करें तो उनका रहन सहन, उनके यहाँ मल्टी स्टोरी नहीं बदलती, हमारे यहाँ डबल होता, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी है। तो ऐसे आप राज्य को देखिए, कोई राज्य तब डेवलप करता है जब उसमें प्रॉस्पेरिटी होगा, प्रॉस्पेरिटी का होगी जब आपके ट्रेड अच्छे होंगे, व्यापार अच्छा होगा, आपके यहाँ की इनकम आ रही होगी, और इनकम आएगी तो आप कहाँ खर्च करेंगे, आर्किटेक्चर डेवलप, सांस्कृतिक डेवलप होगा। यही दिखिए आप, जब कभी आप सोचिए, यही सोच के निचोड़ आता है कि कोई साम्राज्य का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसके पास प्रॉस्पेरिटी होगी। और इसलिए कहते हैं विकास के बाद क्या आता है, विनाश। शाहजहाँ के पास प्रॉपर्टी थी, तो पैसा उतना आर्किटेक्चर, यानी कि अगर हम मैनेज नहीं करना सीख पाए पैसे को तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ में आपके पास क्या आना चाहिए, मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर कोई फेलियर हो रहा है कोई साम्राज्य, तो उसके पीछे कारण क्या है कि जो मुगल साम्राज्य मैनेजमेंट फेल, पर मैंने बताया जागीरदारी व्यवस्था। इसलिए जीवन में कभी भी आपको अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है तो इनकम को आपको मैनेज करना, अगर नहीं आएगा तो विनाश होगा। सिर्फ कमाना ही बहुत बड़ी बात नहीं, ये सीखना है।
हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए स्कूल आ रहे हैं, इसलिए हम कॉलेज आ रहे हैं, वरना पढ़ के सीखेंगे। डेवलपमेंट होगा तो जरूर प्रॉस्पेरिटी डेवलप होगा। देखिए कुछ और लिख दीजिए समाज से बात। रायचूर द्वार कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश रायचूर द्वार कहलाता था। इसके उत्तर में जब आप नोट्स भी बना लीजिएगा, मैप जरूर बना लीजिएगा। इसके उत्तर में बैंगनी तथा दक्षिण में विजयनगर सम्राट, इसके उत्तर में दक्षिण बैंगनी सम्राट तथा दक्षिण में विजयनगर सम्राट। यह एक प्राकृतिक सीमा विभाजक रेखा थी। यह एक प्राकृतिक सीमा विभाजक रेखा थी। थोड़ा फ्लैशबैक में चल रहा है, फ्लैशबैक पीछे। उसके उल्लंघन को लेकर प्राचीन काल में बादामी के चालुक्य एवं कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य एवं कांची के पल्लव, चालुक्य एवं कांची के पल्लव, अगर एडिशन हिस्ट्री में पढ़ाया होगा तो बताया होगा। कॉमन राष्ट्रकूट एवं वेंगी के चालुक्य, ये भी मैंने पढ़ाया, ये तो मैंने पढ़ाया, मेरी अभी मध्यकाल में क्या पढ़ाया। राष्ट्रकूट एवं वेंगी के चालुक्य, कॉमन कल्याणी के चालुक्य एवं तंजौर के चोल आपस में भिड़ते रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा पूछ लेना चाहूँगा, लिख लिया मैंने आपने जब आपको पढ़ाया था मैंने चोल सम्राट और फिर भाई संघर्ष बताया था, पक्षी संघर्ष पढ़ाया, ये युद्ध मैंने बताया, तक्षकोलम का युद्ध बताया और बताया था कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक को 985-86 में पढ़ाया, तक्षकोलम का युद्ध। तो ये बुरी लाइन चोल कहाँ से, चोल की कैपिटल थी तंजौर की, उधर ऊपर बनता बादामी के वेंगी, बादामी के चालुक्य। मैंने बताया था कि वही प्लेस है, ये आपको याद अगर होगा तो मैंने पहले बताया था कि पहले कौन से लोगों के कौन से चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य थे। फिर उनको हटाया कौन आया, राष्ट्रकूट आया, और राष्ट्रकूट को हटाने के बाद कौन आया, कल्याणी के चालुक्य। पहले बादामी, राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी, एक ही प्लेस में। अब ये सब अगर मैंने उस समय बताया था, अगर आप नोट्स में अपने लिख लें तो बच्चे हो भूल जाओ। जब तक नोट्स बनाओगे, बताया मैंने, मैंने अभी आज मैंने बताया था ट्रेवलर्स के बारे में, उसको अगर तुम नोट डाउन नहीं करोगे, किताब में तुमको नहीं लिखा होगा, किताब में लिखा हुआ नहीं, तो नोट डाउन करोगे तब तुमको मजा आएगा नोट पढ़ते समय या नोट बनाते समय। उसी पर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो आंसर करते हैं एग्जामिनेशन में। ये एम में आएगा कि किताब में जो लिखा है याद करके गए टिक लगा दिया, सिविल सर्विसेज में नहीं आए, वहाँ तो आपको अपने दिमाग से जवाब देना, वैसे क्वेश्चन बनाया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जो अभी मैंने मैप में आपको समझाया था, प्राचीन काल से ही इस रायचूर द्वार को लेकर संघर्ष हो रहा और वही संघर्ष फिर यहाँ कंटिन्यू हो रहा।
विजयनगर और बहमनी। अब ऊपर उत्तर होता है, इसलिए उत्तर नॉर्थ में, और नीचे क्या होता है साउथ। तो पता ही है ना, ऊपर उत्तर नीचे साउथ। यानी कि रायचूर तो आपको उत्तर में बहमनी सभा है, दक्षिण में विजयनगर सभा है। 1356 ईस्वी 1356 ईस्वी में बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह रायचूर दुआब पर अधिकार कर विजयनगर ब्रेकर में लिख लो हरिहर प्रथम, विजयनगर से संघर्ष प्रारंभ कर। अब आपसे पूछेगा कि देखिए मैंने आपको स्थापना 1336 में हुई, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन झगड़े की शुरुआत किसने की? बहमनी साम्राज्य। इस एरिया को उसने जीत लिया विजयनगर से, और जीत लिया तो अब झगड़े की शुरुआत हो गई। अब इसी को कैप्चर करने के लिए दोनों आपस में लड़ते रहे, और नीचे उन्होंने अपना साम्राज्य पूरा विजयनगर बनाया। इधर उड़ीसा से भी जीत के बनाया राज्य, और इधर मदुरै था, इधर चेर था, इन सबको पराजित करके एक शासन केंद्र कर दिया है, उसको बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। और ये हिंदू साम्राज्य याद करें, ठीक है। तो ये तो आप दिखाने की जरूरत नहीं है कि वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक इनको पकड़ के ले, तो मैंने बताया कि आपको कि वो वहाँ से मुसलमान बना के यहाँ लौटा, हिंदू बना, विद्यावान ने इनको कन्वर्ट किया मुसलमान से हिंदू, और फिर उन्होंने तुम 15 नदी का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब इनका एक्सपेंशन भी पहले जैसे आपको उन्हें बताया था कि पहले ही एक्सपेंशन मतलब बहमनी साम्राज्य का कोई झगड़ा नहीं है। अभी पहले ये आपस में इन सबको पराजित करके साम्राज्य का विस्तार करेंगे। झगड़ा शुरू हुआ 1357 के बाद, ठीक है। ये डेट क्या है, झगड़ा शुरू कब होगा? 1357 के बाद। क्यों? क्योंकि जब ये बहमनी साम्राज्य जब इस एरिया को कैप्चर करें, तो फिर ये चाहेंगे कि इस एरिया को हम अपने अंदर में देखें, दोनों के बीच में झगड़ा हो, ठीक है। अब इसी झगड़े को जानना यही से प्रश्न आपको। तो सबसे पहले शासक का नाम आप लिख लीजिए, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम 1336 से 1356। फिर इसके बाद जो सेकेंड रूलर है बुक्का प्रथम, दोनों भाई थे। बुक्का नाम है सुना, हरिहर बुक्का। ये हम लोग को शॉर्ट में बहुत जल्दी चल रहा है। 1356 से 1377, 56 से 1377। इसी के समय में युद्ध हुआ। यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, ये पूछा था कि प्रथम भारत के इतिहास में प्रथम बार तोपों का प्रयोग कब किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप लोगों ने बाबर को पढ़ा था कि प्रथम बार बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है, उत्तर भारत। लेकिन इससे बहुत पहले 1367 में तोपों का प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। ये यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग रहता है, ये नोट कर लीजिए।
विजयनगर एवं बहमनी के बीच, विजयनगर एवं बहमनी के बीच 1367-68 में युद्ध हुआ। कुछ युद्ध हुआ जिसमें 4 लाख हिंदू मारे गए, जिसमें 4 लाख हिंदू मारे गए। परंतु युद्ध विजयनगर के पक्ष में समाप्त हुआ, परंतु युद्ध विजयनगर के पक्ष में समाप्त हुआ। भारतीय इतिहास में इस युद्ध का महत्व है। सर्वप्रथम इसी युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा तोपों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। तोपों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। दूसरा, इस युद्ध में संविधान बना या नियम बना। दूसरा, इस युद्ध में युद्ध के बाद नियम बना कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों की हत्या नहीं की जाए। आम नागरिकों की हत्या नहीं की जाए। देखिए जैसे आप भी देखिए नियम है ना, सिविलियन को नहीं मारेंगे, नागरिक। जैसे अभी हमारा युद्ध हो जाता है, किसी देश से युद्ध हो रहा है, हम तो नागरिक हैं, तो हमको नहीं मार सकते। तो सरकार लड़ रही है, जो सेना है उनके बीच में फाइटिंग। लेकिन 4 लाख हिंदू मार दिए गए, तब ये कानून बनाया गया कि जो नागरिक हैं, नागरिकों को युद्ध में नहीं मारा जाएगा। बाकी कौन लड़ेगा? सरकार और उसकी सेना, नागरिक क्या है? नागरिकों को मारेगा तो नियम बना। आज भी युद्ध होता है तो नागरिकों के ऊपर नहीं होता, लेकिन नागरिकों के ऊपर हमला होता है तो उसको आतंकवाद कहते हैं। तो सरकार की लड़ाई है कि कहते आतंकवादी ने हमला हो गया और हमारे 4 नागरिक शहीद हो गए, मार दिए। जैसे कश्मीर सुनते ना कि आप नागरिक मार दिए, हालांकि नागरिकों को मारना नहीं चाहिए। बहुत छोड़ा वो मरते हैं तो आप कहते हैं शहीद हो गए, अब फला सैनिक शहीद हो गए। हम उनके सैनिक को मार देते हैं तो कहते हैं कि आज इतने सैनिकों को मार दिया गया। हम अपने सैनिक पर क्या कहते हैं? देश के लिए शहीद। मुझे अवसर है। उसके बाद जो शासक हुआ उसको नाम था हरिहर मुखी, 1377 से 1404। 1377 से 1404 हरिहर सेकेंड विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। महाराज धीराज की उपाधि धारण की। जान लीजिए कि जो भी अब है वो मैक्सिमम संघर्ष चल रहा है, इनका संघर्ष ये चल रहा है। बाकी इनके जो बहमनी समाज के जो कोस्टल एरिया है, यहाँ के जो बंदरगाह है, कभी ये जीत ले रहे हैं और कभी वो अपने बंदरगाह को जीत ले रहा है। तो ये संघर्ष जो 13 आप उसको पढ़ रहे हैं हरिहर मुखी को, इसके 1377 से 1404 के बीच में यही संघर्ष चल रहा है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग उसको पढ़िएगा क्योंकि चेंजेस क्या आ गए।
डेंजर्स क्या है तो ये उनको अटैक कर रहे हैं, उनके गोवा जीत ले रहे हैं और कभी वो अपने गोवा को फिर अपने पास रख ले रहे हैं। गोवा कहाँ पर है? गोवा कहाँ पर है? गोवा क्या है? गोवा एक राज्य है पक्का? हाँ बम्बई का पार्ट है, महाराष्ट्र है। गोवा एक अलग राज्य है। पहले तो उस सब पूरा एरिया बैरमनी साम्राज्य में था, नो गोवा। गोवा तो कहते हैं, गोवा तो कहते हैं। जब वो पुर्तगाली आके पास गए 1498 में, तब वो गोवा बना अलग से। नाम किसने रखा है मुझे नहीं पता, जब वो यूरोपीय आ गए तो पूरा एरिया को उन्होंने अलग कैप्चर कर दिया और स्टैब्लिश हुए और गोवा जाके देखिए वहाँ कल्चर देखिए, वो कल्चर उनको आप जब जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा कल्चर आपको देखेंगे? सारे क्रिश्चियन से मैक्सिमम वहाँ पर कन्वर्ट किया और सारे वहाँ पे आपको चर्च मिले अभी भी जाइए और पुर्तगाली कल्चर का पता नहीं गोवा अभी तो लोग घूमते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, एंजॉय करते जाते हैं, खुला पन है। इम्पोर्टेंट जो चीज है देवराय प्रथम, उसको नेक्स्ट देवराय प्रथम 1406 से 1422, जहाँ से क्वेश्चन आपके पास 6 से 1422। इसके समय फिरोज शाह बहमन मतलब बहमनी समाज का शासक ने वेदों एवं नेटियों की मदद से विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। वेदों और नेटियों की मदद से, वेदों एवं रेडियो मैं बता रहा हूँ आपको, समझाना एक्चुअली जब ये एरिया देख रहे हैं आप तो इधर उड़ीसा है, ठीक है? उड़ीसा के बाद का जो एरिया ये जो एरिया है यहाँ पर वेदम एवं रेडियो, आगे आपको रेडियो भी आप चले जाओगे उधर आंध्र प्रदेश तो आपको मिल जाएगा। अब इधर फिर गोलकुंडा है, फिर बीदर है और फिर यहाँ पर बीजापुर। बाद में जब ये गोलकुंडा इसको एनएच करके इतना हो रहा है, इसको समाप्त करके अपने में मिला देता है, गोलकुंडा बड़ा हो रहा है, ठीक है? और नीचे जो है आपका तो क्या है विजयनगर, उनकी मदद देकर विजयनगर साम्राज्य, उनकी मदद लेकर बहमनी साम्राज्य शासक जो है तो किसके ऊपर आगे बढ़ता है? विजयनगर। इस लाइन में फिरोज शाह बहमन ने वेदों एवं रेडियो की मदद से विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा गया। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा गया है। सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा गया। इम्पोर्टेंट है, फिरोज शाह बहमन के साथ देवराय प्रथम ने
अपनी पुत्री का विवाह विजयनगर में संपन्न कर समझौता करें। अपनी पुत्री का विवाह विजयनगर में संपन्न कर समझौता करें। अब इसको देखो, मैट्रिमोनियल रिलेशन में हिंदू मुसलमान वाली कोई बात, ये भी आप जानिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए हम कह रहे हैं हिंदू साम्राज्य है, उनके ऊपर आक्रमण किया उसने बेलमोन रेडियो की मदद से, समाज की बेटी का युद्ध हुआ, इसमें इन्होंने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह से, फिरोज शाह की एक पत्नी नहीं, बहुत सी पत्नियाँ। पूछा जाता कि कौन सा बहमनी सुल्तान था जो कहता था कि मेरे पास तो कई पत्नियाँ हैं जिससे मैं अलग अलग भाषाओं में बात करता हूँ। इस एरिया में कन्नड़ भी बोला जाता था, तेलुगु भी बोला जाता था, मलयालम भी बोला जाता था। तो कहता था कि हर लैंग्वेज की पत्नी मेरे पास है और मैं अपनी पत्नी से उस लैंग्वेज में बात करता हूँ कि जिस लैंग्वेज की पत्नी मेरे पास है। कन्नड़ वाली पत्नी तो कन्नड़ में बात करेगा, कि फिरोज का फिरोज एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके बारे में, ये फिरोज साहब है, तो बहमनी बताएंगे तो बताऊँगा। तो इसके बाद इतनी पत्नियाँ हैं जितनी अभी भी आप दक्षिण भारत में चले जाइए, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ है कि नहीं। अब विजयनगर साम्राज्य देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य में क्या तमिल ही बोली जाती थी नहीं। जब इतना बड़ा साम्राज्य, अभी आप भारत को देख लीजिए तो क्या पूरे भारत में हिंदी ही बोली जाती है नहीं था। इसलिए कानून इंग्लिश में अगर संविधान ना हो उसी को पढ़ते लो और उसके अकॉर्डिंग चलो। जो हिंदी पढ़ रहा है हिंदी पढ़ किसी के जो नहीं पढ़, हिंदी इंग्लिश जानना इसलिए बहुत जरूरी है। तो दक्षिण भारत को देखिए आप कितने विजयनगर साम्राज्य में भी डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, कन्नड़ भी बोलने वाले थे, तमिल भी बोलने वाले थे, तेलुगु भी बोलने वाले, और उसी के अकॉर्डिंग सबको किंग था उसको संरक्षण देना, उसको जीतना है तो सबको संरक्षण अपने साम्राज्य के अंदर करना पड़ेगा, तो संरक्षण। और जोड़ता क्या है सभी को जोड़ता क्या है, संस्कृति। संस्कृति क्या है, मंदिर बना दिया, राम की मूर्ति लगा दी, विष्णु की मूर्ति लगा दी, चाहे तेलुगु बोलो या तमिल बोलो, मंदिर को सब आगे लोगों को क्या करते हैं जो विजयनगर साम्राज्य क्या मैंने कहा, संस्कृति अगर नष्ट हो गई तो देश जुड़ता किससे, इसी को सांस्कृतिक कहते हैं। एकता क्या कहते हैं, सांस्कृतिक एकता। इसलिए मंदिर भी बना, इधर वो था चोल साम्राज्य का मंदिर बना और इधर भी मंदिर। अभी जैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी वैसे अब निर्माण क्या होगा, मंदिरों का भव्य मंदिरों का निर्माण। बहुत कुछ है लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, ये आपके अंडरस्टैंडिंग से बनती जाए, ये यहाँ से प्लस ना कर। नेक्स्ट शासक का इसके समय में एक यात्री आया था, निकोलो कोंटी, 1430 में निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। इटली का यात्री निकोलो कोंटी अपनी पत्नी के साथ 1420 ईस्वी में विजयनगर आया। अपनी पत्नी के साथ विजयनगर आया था। देवराय प्रथम ने अरब एवं फ्रांस से घोड़ों का आयात किया। देवराय प्रथम फ्रांस एवं अरब से घोड़ों का आयात किया था और सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती एवं सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती की। उसकी सेना में 10,000 मुसलमान। हिंदू मुसलमान वाली बात खत्म हुई ना, हिंदू मुसलमान वाली बात खत्म। उसकी सेना में 10,000 मुसलमान थे। नेक्स्ट टीम का नाम
बोल लो देवराय सेकेंड 1425 1446। देवराय सेकेंड 1425 नहीं खत्म करेंगे तो बात करें। देवराय सेकेंड वो देवराय प्रथम था 1406 से 1422। सेकेंड देवराय सेकेंड 1425 से 1446। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में, ये प्रश्न बहुत पूछता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 तुर्क धनुधारियों ने घोड़े पे बैठ के जो धनुष चलाते हैं, धनुधारियों की सर्वप्रथम नियुक्ति की। अपनी सेना में 2000 तुर्क धनुधारियों की सर्वप्रथम नियुक्ति की। तथा ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, इसमें विभिन्न सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, पूछा जाता था। तथा देवराय द्वितीय ने सिंहासन के सम्मुख कुरान की प्रति रखवाई। सिंहासन के सम्मुख कुरान की प्रति रखवाई तथा मुसलमानों को राज्य में मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता। चलो बस इतना ही, बाकी का तो कल इसको हम कोशिश करेंगे, कल इसको पता भी करें विजय नगर फिर तो आपके पास बायमनी संप्रदाय है, उसको खत्म करेंगे। उसके बाद 2 लाभ और देगा भक्ति आंदोलन और सूफिया नहीं, ये वहाँ पर खत्म करते हैं बायमनी और विजय नगर। उसके बाद आपको बचेगा 2 क्लास, एक सूफी और एक भक्ति, लेकिन इसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन उसको आप मैप बनाकर जरूर पाएं। जब तक मैप से नहीं क्लियर होगा आपका दिमाग, तब तक दिमाग में आपको बैठेगा। इसलिए जब नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते समय बगल में एक छोटा सा जगह छोड़ रहा हूँ मैप को, बहुत इम्पोर्टेंट। अब किसी को छोटा हम लोग बहुत कुछ नहीं लिखा है, वो खुद किताब से पढ़ा और उसके बाद तब नॉर्मल और मजा आएगा, कुछ और ऐड करो उसमें।